हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरी का हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में पुरातत्व उत्खनन की विधियों एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है पुरातत्व उत्खनन की विधियाँ एवं महत्वपूर्ण संबंधित जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातत्व में उत्खनन विधियों की। तो फ्रेंड्स, जो यह पुरातत्व में उत्खनन विधियाँ हैं, यह पुरातात्विक क्षेत्र में विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि उत्खनन के द्वारा ही भूगर्भ में छिपी हुई प्राचीन वस्तुएं या पूरा जो वस्तुएं हैं उनको प्रकाश में लाया जाता है और उन्हीं के माध्यम से जो है हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर हम पुरातत्व में उत्खनन विधियों की बात करें या पुरातत्व उत्खनन विधियों की बात करें तो हमारे भारतीय इतिहास में इनका जो है विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, अगर हम 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखें या 20वीं शताब्दी के पहले देखें तो जितने भी उत्खनन विधियां थी सभी अव्यवस्थित ढंग की थी, यानी जो है कि वे अच्छे तरीके की नहीं थी। उनसे किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में अच्छे तरीके से जानकारियां प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन अगर हम 20वीं शताब्दी के बाद देखें तो पुरातत्व उत्खनन की दो नए विधियों का जन्म हुआ, जिससे जो है कि हम किसी भी पुरातात्विक स्थलों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उन दो विधियों को देख लेते हैं। तो पुरातत्व उत्खनन की जो दो नई विधियां हैं, हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के बाद जो दो नए पुरातत्व उत्खनन विधियों का जन्म हुआ, उसमें पहला है लंबवत यानी वर्टिकल उत्खनन विधि, जो दूसरा है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल उत्खनन विधि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं लंबवत यानी वर्टिकल उत्खनन विधि की। तो यह जो हमारा लंबवत उत्खनन विधि है यानी हमारा जो वर्टिकल उत्खनन विधि है, यह जो है इसमें जो खुदाई की जाती है ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। यानी जो हमारा वर्टिकल उत्खनन विधि है, अगर इस विधि द्वारा हम किसी भी पूरा स्थल की या पुरातात्विक स्थल की खुदाई करते हैं तो इसमें जो भी खुदाई होगी वो लंबवत होगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊर्ध्वाधर रूप में क्या किया जाएगा, खुदाई किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे किसी भी स्थल के समय, विकास, संस्कृति के कालक्रम एवं स्तरीकरण तथा विनाश के बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होगा। यदि हम किसी भी पुरातात्विक स्थल की जो है खुदाई लंबवत विधि द्वारा या वर्टिकल विधि द्वारा करते हैं तो उससे हमें क्या है कि उस संस्कृति एवं सभ्यता के समय के बारे में, कालक्रम के बारे में, स्तरीकरण के बारे में और उसका विनाश कब हुआ उसके बारे में जो है हमें जानकारियां मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यह जो उत्खनन है यह एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है, यानी हमारा जो लंबवत या वर्टिकल उत्खनन विधि है यह एक विस्तृत क्षेत्र में न करके यह एक सीमित क्षेत्र में ही जो है कि उत्खनन किया जाता है इसके द्वारा। इससे किसी भी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि यह जो हमारा लंबवत या जो कह सकते हैं वर्टिकल उत्खनन विधि है यह एक सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, जिसके कारण जो है कि इसके द्वारा किसी भी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, लेकिन पूरी तरह से किसी भी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में जानकारी इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हीलर ने इस विधि को काल मापन अथवा संस्कृति मापन की संज्ञा दी है। जो इतिहासकार शास्त्री हैं व्हीलर, इन्होंने जो है कि वर्टिकल यानी लंबवत विधि को काल मापन अथवा संस्कृति मापन की संज्ञा दी है। फ्रेंड्स, इन्होंने जो है इसको काल मापन एवं संस्कृति मापन की संज्ञा इसलिए दिया है क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किंतु उस संस्कृति एवं सभ्यता के समय के बारे में, काल क्रम के बारे में, स्तरीकरण के बारे में और विनाश के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है मिलती है। इसी कारण जो है इसको व्हीलर इतिहासकार शास्त्री ने जो है काल मापन अथवा संस्कृति मापन की संज्ञा दिया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख लेते हैं वर्टिकल। तो अब हमने देख लिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल उत्खनन विधि, यानी अब देखेंगे क्षैतिज उत्खनन विधि कि क्षैतिज उत्खनन विधि में जो है कि क्या क्या होता है और किस प्रकार से जो है हमें जो है जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो यह जो क्षैतिज विधि है या जो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल विधि है, इसमें जो भी पुरातात्विक स्थल है उसकी अगर खुदाई की जाएगी तो उसका जो खुदाई है वो लंबवत ना होकर विस्तार से की जाती है। यानी अगर हम क्षैतिज उत्खनन किसी भी पुरातात्विक स्थल की कर रहे हैं तो हम उसकी खुदाई ऊपर से नीचे यानी लंबवत या ऊर्ध्वाधर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी खुदाई हम विस्तार से करेंगे यानी क्षैतिज रूप में करेंगे। या हम कह सकते हैं कि एक दिशा से शुरू कर या एक साइड से शुरू कर हम उसको दूसरे साइड तक जो है कि खत्म करते हैं, यानी हम उसकी खुदाई जो है विस्तार से करते हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आगे मैंने लिखा हुआ है, इससे किसी भी स्थल की काल विशेष की संस्कृति एवं सभ्यता की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर किसी भी पुरातात्विक स्थल की खुदाई जो है हम क्षैतिज उत्खनन विधि द्वारा करते हैं तो उस जो है काल के या उस सभ्यता के संस्कृति के बारे में और सभ्यता के बारे में, समय के बारे में जो है हमें क्षैतिज उत्खनन विधि द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा हुआ है, यह उत्खनन विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है, यानी हमारा जो हॉरिजॉन्टल उत्खनन विधि है या जो क्षैतिज उत्खनन विधि है, अगर इसके द्वारा जो है अगर हम किसी भी क्षेत्र में खुदाई करते हैं इस विधि द्वारा, तो उसमें हमें उस क्षेत्र का जो है कि पूरी तरह से खुदाई करना पड़ेगा, यानी उस पूरे क्षेत्र की खुदाई करना पड़ेगा, एक सीमित क्षेत्र की नहीं। जबकि हम वर्टिकल में देखते हैं तो वर्टिकल में जो है कि किसी भी पुरातात्विक स्थल के एक सीमित क्षेत्र में ही खुदाई की जाती है, लेकिन जो हमारा क्षैतिज है यानी जो हॉरिजॉन्टल है, इसमें सीमित क्षेत्र में न करके एक विस्तृत क्षेत्र में जो है कि खुदाई किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो आगे मैंने लिखा हुआ है, इससे संबंधित सभ्यता के प्रत्यक्ष अवशेष भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम क्षैतिज उत्खनन द्वारा किसी भी पुरातात्विक स्थल की खुदाई करते हैं तो उस पुरातात्विक स्थल के हम अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष अवशेष भी इस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किंतु अगर हम किसी भी पुरातात्विक स्थल की खुदाई जो है वर्टिकल विधि द्वारा करते हैं तो हम जो है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अवशेष प्राप्त नहीं कर सकते, केवल उसके जो है या उस संस्कृति सभ्यता के स्तरीकरण, कालक्रम, समय और विनाश के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्षैतिज उत्खनन के द्वारा ही मोहनजोदाड़ो के भवनों, सड़कों, गलियों, नालियों, दुर्ग आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल उत्खनन विधि है, जो क्षैतिज उत्खनन विधि है, इसके द्वारा हम किसी भी सभ्यता के जो है अवशेष अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका सीधा सा या कह सकते हैं सरल एग्जाम्पल है मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन हुआ था वो भी किसके द्वारा हुआ था? क्षैतिज उत्खनन विधि के द्वारा हुआ है, और जिसके तहत हमें जो है कि वहाँ के सड़कों, गलियों, नालियों, जो है कि घरों इत्यादि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं या जानकारियाँ हमें मिलती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जो पुरातत्व उत्खनन की दो नई विधियां हैं, लंबवत और क्षैतिज, अगर इन दोनों की हम शॉर्टकट में बात करें तो लंबवत विधि हुआ है जिसमें खुदाई ऊपर से नीचे की ओर की जाती है, और इसे किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के कालक्रम, समय, स्तरीकरण, विनाश के बारे में जानकारियां मिलती है, किंतु उस संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारियां नहीं प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम उसी क्षेत्र की या उसी पूरा स्थल की जो है क्षैतिज विधि द्वारा यानी हॉरिजॉन्टल विधि द्वारा अगर खुदाई करते हैं तो हमें उस संस्कृति एवं सभ्यता के कालक्रम, समय के साथ साथ उस संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आपको पुरातत्व उत्खनन विधियों के बारे में बताया। फ्रेंड्स अब आगे हम पुरातत्व से संबंधित या पुरातत्व उत्खनन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है कि पुरातत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में लिखा हुआ है। चलिए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 ईस्वी में हुआ था। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी जो स्थापना है वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 ईस्वी में हुआ था। या हम कर सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। उस समय जो वायसराय था भारत का वो लॉर्ड कर्जन था और 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यह जो भारतीय पुरातत्व विभाग है जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, तो यह जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसके जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसी कारण इनको जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता या हम कह सकते हैं जनक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आगे मैंने लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख महानिदेशक। जो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके बहुत सारे महानिदेशक हुए हैं, तो हम उनको एक एक करके देख लेते हैं कि कौन जो है पहले महानिदेशक थे, कौन दूसरे थे और उनका समय काल क्या था, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है कि ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो महानिदेशक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वह है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक है। ये जो है
1871 से लेकर 1885 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हैं। अगला है फ्रेंड जेम्स बर्गस। जेम्स बर्गस जो है 1886 से 1889 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हैं। अगला है फ्रेंड जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है 1092 से लेकर 1928 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो अगला है हैरोल्ड हग्रीव्स। हैरोल्ड हग्रीव्स जो है 1928 से 1931 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो अगला है राय बहादुर साहनी, या इसी को हम लोग कहते हैं इन्हीं को राय बहादुर दयाराम साहनी। तो जो राय बहादुर दयाराम साहनी है यह जो है 1931 से 1935 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो अगला जो है वो है JF, या हम कह सकते हैं JF ब्लैकिस्टन। तो जो यह आपके JF ब्लैकिस्टन है यह जो है 1935 से 1936 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो अगला जो है वह राय बहादुर KN दीक्षित। राय बहादुर KN दीक्षित जो है यह 1937 से 1937 से जो है 1944 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो अगला है वह है सर मार्टिमर व्हीलर। जो सर मार्टिमर व्हीलर है ये 1944 से 1948 तक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे हैं। अगला है फ्रेंड्स वह है NP चक्रवर्ती। जो NP चक्रवर्ती हैं ये जो है 1948 से 1950 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो अगला है वह है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप जो वत्स हैं ये 1950 से 1953 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे हैं। आगे देखते हैं, तो जो अगला है वह है A घोष। A घोष जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक 1953 से 1968 तक रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो आगे अगला जो है वो है BB लाल। BB लाल जो है ये 1968 से 1972 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला जो है वह है देश पांडे। देश पांडे जो है 1972 से 1978 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहे हैं। जो अगला है वह है BK थापर। BK थापर जो है 1978 से 1985 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने जो है आपको भारतीय पुरातत्व उत्खनन के विधियों के बारे में जो है मैंने आपको बताया, या पुरातत्व उत्खनन विधियों के बारे में हम कह सकते हैं आपको बताया, और उसके बाद मैंने उत्खनन विधियों से या पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी बताया। फ्रेंड्स मैं आपसे आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।